क्वेश्चन 1। अगर इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 1.5 है, देन इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एनीवन? 1.5। वेरी गुड। 1.5। हाँ, 1. करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होगा? वैसे कैसे किया आप लोगों ने? रीजन तो बताओ मुझे। इसका डाइपोल वेक्टर इसके डाइपोल वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा। देन आपके ये दो बचेंगे। अब समझ लो कि इसका डाइपोल वेक्टर इसके डाइपोल वेक्टर से कैंसिल हो गया, ये दो बचे। अब इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा। एक्चुअली इसमें ऑप्शन दिए थे 0, 2.0, 3.0 और 1.5। तो अगर इस सी एल का डाइपोल वेक्टर इससे कैंसिल हो गया तो ये दो सी एल बचे। इन दोनों का रिजल्टेंट कितने डिग्री पे है? 120 डिग्री पे। तो ये 1.5 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। 0 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ सकता। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 1.5 का है। समझे? आप लोग पता है बच्चों कि जैसे ये मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ 1,2-डाई-क्लोरोईथीन। 1,2-डाई-क्लोरोईथीन। तो इथीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड C H2 दिस इज इथीन। यहाँ पर मैं एक H को Cl से रिप्लेस कर दूँ ऐसे, डबल बॉन्ड C Cl और H। तो ये आपका हो गया 1,2-डाइक्लोरोईथीन। और मैं इसमें दो मॉलिक्यूल ऐसे भी लगा सकता हूँ, सॉरी दो क्लोरीन एटम ऐसे भी लगा सकता हूँ इस तरीके से। ये हो गया अगेन 1,2-डाइक्लोरोईथीन।
जब दोनों सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म, और अपोजिट साइड होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। तो इस मॉलिक्यूल के दो नाम हो सकते हैं, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। और ये बिल्कुल अलग हैं। आप ये मत सोचना कि मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो Cl डाउन हो जाएगा, H अप चला जाएगा। नहीं रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से दो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो हम एक बॉन्ड को ऐसे पकड़ के दूसरे बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो रोटेशन इज नॉट अलाउड थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड थ्रू पाई बॉन्ड। हाँ, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन अलाउड है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में होती है, और इसलिए इस बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल इस तरह दिखता है। आप इसमें एक साइड पकड़ करके इसको इसे रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो अलोंग द एक्सिस होता है। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है पाई का। तो आप इस पी ऑर्बिटल को ऐसे रोक करके इसको घुमाओगे तो टूट जाएगा। इसलिए ये दो मॉलिक्यूल बिल्कुल आप रोटेट नहीं कर सकते हो इनको, तो बिल्कुल अलग हैं। इनमें डाइपोल मोमेंट कैसे देखेंगे, तो इसका डाइपोल वेक्टर इस साइड होगा, इसका डाइपोल वेक्टर इस साइड होगा। इसमें ये डाइपोल वेक्टर है और ये डाइपोल वेक्टर है। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट सिस का ट्रांस से ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। Question 3. How many bond angle in SF4 are 90 डिग्री? टेल मी, इसका आंसर क्या आएगा? SF4 में कितने बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं? जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d sp3d, वेरी गुड। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 में से 4 फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक लोन पेयर बच गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर। टोटल काउंट कितना हो गया? 5 से sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री हमेशा क्या बनाते हो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लाइक दिस। और इसमें लोन पेयर कहाँ रखे जाते हैं? 21-12 पोजीशन पे। किसी एक 21-12 पोजीशन पे ये sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और यहाँ पर आप लोन पेयर इसे पुट कर सकते हो। सॉरी, ये लोन पे पुट कर दिया, ये आपके फ्लोरीन एटम हो गए। इसे कौन सी शेप बोलते थे? शेप क्या है इसकी? शीसॉ। हाँ, अब देखो, ये बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बट ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, और ये कितना था? 120 के आसपास। अब देखो, लोन पेयर की वजह से ये भी 120 से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा। देखो, जब इसके रिपल्शन हुआ यहाँ पर, ये बॉन्ड थोड़ा इस तरह से टिल्ट हो गया उस तरफ, और ये बॉन्ड भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया।
तो इसलिए अब कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बचा है। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वी आर एफ 5 मॉलिक्यूल में भी 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं यहाँ पर, 0, क्योंकि एक लोन पेयर की वजह से सारा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, समझे ना। तो लोन पेयर ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट मतलब समझते हो, ज्योमेट्री को कर बनना। हाँ गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल भी सारे चेंज हो जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आप सोच लो कि नहीं ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, सारे कम है उससे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे NH3 आप बनाते हो इस तरीके से, तो NH3 में ये लोन पेयर है, तो इसकी शेप को तो आप पिरामिडल बोलते हो, इसको आप डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो। डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में आप ऐसे बनाते हो टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ठीक है, और ये सभी बॉन्ड एक दूसरे को टच करते रहते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से। दिस इज योर टेट्राहेड्रल, ये बॉन्ड इससे भी टच कर रहा है ऐसे। अब अगर यहाँ पर कोई लोन पेयर आ गया तो ये लोन पेयर सभी एंगल को डिस्टर्ब कर देगा, मॉलिक्यूल को भी डिस्टर्ब कर देगा, तो इसे हम बोलेंगे डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल। ऐसे बोल सकते हैं डिस्टॉर्ट टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके के वर्ड भी यूज होते हैं, तो बी केयरफुल। अच्छा, नाउ टेल मी P4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल क्या है, इसका बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं। P4 मॉलिक्यूल में 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी गुड। और इसका ज्योमेट्री याद है, इसमें साइक्लिक बनता था, तो एक P पहले 3P से बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, एंड इसके बाद ये P ने इससे बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इस P पर, इसके पास एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सभी P पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट रिंग की वजह से sp3 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स NH3 में अगर आप देखें तो NH3 में भी एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड है, बट ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, बट यहाँ पर रिंग की वजह से ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, रिंग स्ट्रक्चर की वजह से। अब जैसे ये देखो, इस कंपाउंड का नाम साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लिक है ना, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में मैं आपसे पूछूं इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या बताओगे इसका आंसर? sp2। sp2 कैसे आया? sp3। अरे आपने दो, ये कार्बन होता है ना, दो बॉन्ड आपने देखे हैं, इसके बाद दो हाइड्रोजन भी तो होंगे यहाँ पर, इस तरीके स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किए होंगे 10th में शायद से। सो यहाँ पर दो हाइड्रोजन भी हैं जो कि नहीं दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, तो ये sp3 है, और देखो sp3 है और केवल 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब sp3 हो और 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होता है, यस। बट क्या ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो पाएगा रिंग की वजह से? नो सर। हाँ, तो ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो कहीं कहीं रिंग की वजह से जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड होता है वो उससे कम हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि इस रिंग में बहुत स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब आप समझते होंगे, तनाव, मतलब ये रिंग बहुत इजीली टूट जाती है अगर इसको चांस मिलता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 60 डिग्री, अब ये बॉन्ड एंगल इसका 109 से भी बड़ा होता है कि ओवरऑल ये बॉन्ड एंगल कम हो गया तो इधर के बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है इसको ना पूछें, बट एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बात याद रखना, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें हाइब्रिडेशन सेम होगा, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ पर ना,
all resonating structure have same position of nuclei, same position of nuclei and same hybridization. ठीक है, जैसे ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है, पता है आपको बेंजीन ऐसे बना सकते हो या बेंजीन को आप ऐसे बना सकते हो। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस मॉलिक्यूल को मैंने इसे जो है वो रिवर्स कर दिया। नो, पोजीशन ऑफ द एटम इज सेम, ये बॉन्ड रोटेट हुए हैं। तो बेंजीन पे याद करो, सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से। तो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी कार्बन पे, इस बेंजीन में भी। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि मान लो इस बेंजीन का एक बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। ऐसे देखो, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हो सकता है अलग आ जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे sp2 है और ये भी sp2 है। उस मॉलिक्यूल में जो इनिशियल हाइब्रिडेशन थी, बॉन्ड तोड़ने के बाद हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो जाएगी इस तरीके से। अगर ऐसे दे रखा है, इस तरीके से दे दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, तो हाइब्रिडेशन बताओ क्या हो जाएगी। तो सेम हाइब्रिडेशन रहेगी। अगर ये sp2 है और ये भी sp2 है तो हाइब्रिडेशन विल बी सेम। रेजोनेंस जानते हो कहाँ पे होता है? जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन जानते हो क्या होता है? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में थोड़ा हाइब्रिडेशन में अलर्ट रहना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन जहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। या पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट में हो या नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट में हो, वो कॉन्जुगेशन में होता है। या मैं इसको और सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ कि जब डबल बॉन्ड, जब दो डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या एक डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो या सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो, वो रेजोनेंस होता है। जैसे मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस होता है। और इसमें क्या होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे है वही हाइब्रिडेशन इस कार्बन पे होगा। ये sp2 है, ये भी sp2 आएगा, क्योंकि अगर आप निकालने लग गए ना तो इसमें sp3 आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस बन रहा है। रेजोनेंस बनने की वजह से क्या हो रहा है कि आप इस बॉन्ड, इस नेगेटिव चार्ज को इधर भी तो बना सकते हो, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है मतलब है इसका कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज है। तो चार्ज अगर इधर उधर घूमता है ना तो फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये होता है कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिंगल डबल। इसमें कहूँ C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, क्या ये कॉन्जुगेशन है? यस, पॉजिटिव सिंगल डबल, दिस इज द कॉन्जुगेशन। क्या ये कॉन्जुगेशन है? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यस इट इज द कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल। जब भी दो डबल बॉन्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दो डबल बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड या एक नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, या एक सिग्मा बॉन्ड सेपरेट हो या सिंगल बॉन्ड सेपरेट हो, तो वो हमेशा क्या होता है? रेजोनेंस। तो हो सकता है ना पूछें, बट मैंने बता दिया है। ये लाइन याद रखना, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन।
एक क्वेश्चन है, ये कुछ बच्चों ने पूछा भी था। n माइनस डबल बॉन्ड n प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा है n2 माइनस n प्लस ट्रिपल बॉन्ड n। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? जब पूछें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस कार्बन पे, इस नाइट्रोजन पे sp हाइब्रिडेशन है। बस कैसे? सर उसमें फॉर्मल चार्ज कम है। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट में कितना है? माइनस प्लस, 2 माइनस 1 प्लस है। और इसमें भी, इसमें कितना है? 2 माइनस 1 प्लस है। अच्छा चलो मैं चेक करता हूँ। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल तो बराबर दिख रहे हैं, बट अगर लीस्ट प्रेजेंट हो तो फिर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक पे 2 नेगेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पर एक पे ही 2 नेगेटिव आ गए। तो जितना नेगेटिव चार्ज एक पे ज़्यादा हो जाएगा वो भी उसको कम स्टेबल करेगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछें कि ज़्यादा स्टेबल है, या फिर ये पूछ लें कि कौन रेजोनेंस हाइब्रिड के पास ज़्यादा है, तो आपको पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल होता है। जैसे मैं कहूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए है, बी है और सी है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ और है। मैं पूछूं कि इसमें सबसे स्टेबल कौन है, तो वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड के बराबर कौन जा सकता है, मतलब उसके आसपास कौन है स्टेबिलिटी में, या वो उसके जो है मोर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड कौन है। तो मोर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा स्टेबल कोई हो सकता है क्या? तो फिर वो स्टेबिलिटी ही पूछता है ना। तो इसका आंसर ये पार्ट है, बिल्कुल सही बताया कि अगर फॉर्मल चार्ज इस तरह से बराबर हो तो फिर देखना होगा कि एक पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म, एक एटम पे सबसे कम फॉर्मल चार्ज किस में है। तो यहाँ पर एक एटम पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे एक पे 1 नेगेटिव है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। आप सभी को पता है कि, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ पहले, तो फिर कुछ और बताता हूँ। SHS बी पार्ट, FHFC, NHOC, FHO, सॉरी FD है, FHO। The question is, the hydrogen bond is shortest, the H bond is shortest in, try to answer.
पार्ट सर सी। ओके, शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब जिसमें हाइड्रोजन स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसमें दो एटम ज़्यादा क्लोज होंगे ना। तो याद करो, मैंने दो बातें बताई थी कि अगर हाइड्रोजन ए से जुड़ा है और बी से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, मान लो इस बी एटम के पास लोन पेयर है और इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या बताया था मैंने कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें क्रिएट होगा। लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? वीक। वीक, बिल्कुल सही। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर मैं F को H से जोड़ दूं, मतलब H को F से जोड़ दूं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जितना इस तरफ FON में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। मैंने कुछ ऐसे ही बताया था ना बच्चों? यस। तो वैसे तो फिर इसका आंसर डी आना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन से हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से फ्लोरीन है। बट आंसर इज गिवन सी। ये दोनों केस तो हट गए क्योंकि यहाँ तो सल्फर है तो ये तो यूजलेस हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, मैंने कहा कि जिससे कोएन बॉम्ब फॉर्म हो रहा है वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया इसलिए एलिमेंट हो गया। इन दोनों में फ्लोरीन ही है, तो ये ऐसे क्यों दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12। सर आपने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, तब आपने सी आंसर ही बताया था। अच्छा, सी इसका आंसर इस तरीके से तभी हो सकता है जब ये एफ निगेटिव हो। मैंने ये भी तो बताया था कि इस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और इस साइड इन तीनों में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा तो वो इससे इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। बट मुझे अब क्यों ऐसा लग रहा है कि आंसर भी इसका सी दे रखा है बुक में, मैं तो वो उसकी लेकिन मैं अपनी जो बात बताई थी उसको मैं सोच रहा हूँ। अमन, याद है? यस चलो, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उसको देखता हूँ अभी। वैसे आंसर सी दे रखा है,
बट वो जो बात बताई थी वो क्यों कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कौन होता है? इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, और इंट्रा में क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल्स। इसके बड़े फेमस दो एग्जाम्पल हैं। एक OH यहाँ पे लगा दिया, NO2 यहाँ पे है, और दूसरे में OH मैंने यहाँ पे लगा दिया और NO2 यहाँ पे है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है इंटर, और ये क्या फॉर्म करता है? इंट्रा। यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होता है, इंटर में या इंट्रा में? इंटर में। वेरी गुड, क्योंकि इंटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल या अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, और ये तो एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअल है, इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरे मॉलिक्यूल से वीक हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखना होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या फोर्स है। विद इन द फोर्स तो देखते हैं। आपको बताया था ना मैंने कि अगर वाटर और वाटर है तो हमें बॉयल करने के लिए वाटर में फोर्स देखना है, या वाटर में और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फोर्स देखना है। इस फोर्स को नहीं देखना ना, क्योंकि कोएन बॉन्ड तो नहीं टूटता ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है टूटते हैं। यस ना, तो इसलिए फॉर बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका नाम था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम था पैरानाइट्रोफिनॉल या 4-नाइट्रोफिनॉल। 4-नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और एक बात और याद रखना, जिसे जो मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के कुछ ऑर्डर भी मैंने बताए थे आप लोगों को। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से बॉइलिंग पॉइंट एकदम से बढ़ जाता है। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है ना क्वेश्चन जो मैंने बताया था, H2O, H2SE, H2SE और H2TE में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? याद है क्या बताया था इसमें? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? H2O greater than H2TE greater than H2SE greater वेरी than गुड। सबसे H2S। पहले H2O में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें। इसके बाद जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो आपको मॉलिक्यूलर मास देखना होगा। साइज बढ़ने से वंडर वाल फोर्स बढ़ता है, तो इसलिए इसके बाद H2TE का नंबर आएगा, फिर H2SE और फिर H2S। एक NH3 वाला केस लिया था, उसमें SbH3 का ज़्यादा था H2O से। तो ये सब हमने जितने भी आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ना सब बता दिया मैंने। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसका मेन पढ़ने का रीजन क्या था? सर मॉलिक्यूल मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। हाँ बिल्कुल सही। और उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइट थी वो फॉर O2 और B2 को लेकर के था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों मॉलिक्यूल क्या आ रहे थे? डायमैग्नेटिक। हाँ, बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो इसलिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फिर जो है वो मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए। और आपको सभी को पता है कि मॉलिक्यूल का, अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का,
और 14 से आगे के लिए दूसरा ऑर्डर होता है। क्या सभी बच्चों को ये बात पता है? यस सर। हाँ, और इसमें एक वीडियो मैंने मिक्सिंग का कंसेप्ट बताया था, मिक्सिंग का कंसेप्ट, उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, मिक्सिंग। सो और वैसे भी मिक्सिंग का कंसेप्ट जो है वो 6 के बाद मीन्स या 10 के बाद कह सकते हो अप्लाइड होता है और 14 तक होता है। याद करो, अगर मुझे N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना होता है तो कैसे करते थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और इसके बाद क्या आता है? पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई। याद है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N2 में? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्यों होता है? मिक्सिंग की वजह से। N2 में मिक्सिंग होती है, B2 में मिक्सिंग होती है, B2 में मिक्सिंग होगी, और N2 प्लस में मिक्सिंग होगी। अब अगर मिक्सिंग कंसेप्ट न याद हो तो ध्यान रखना फिर कि 14 से पहले पहले मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग वजह से सिग्मा 2 जो सिग्मा पीजेड होता है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इन दोनों से। अगर मुझे O2 करना होता, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो O2 में पहले क्या भरता मैं? सिग्मा पीजेड, उसके बाद इसका नंबर आता। याद है ना दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को? यस या नो? हाँ, यस सर। मैंने अच्छे बता रखा है, इसमें क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब बताओ मुझे जरा, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये बिना स्टार वाले बॉन्डिंग के होते हैं, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए इसमें, नहीं 8 नहीं है अभी। टोटल हो गए क्या इसमें? 14 है कि अभी नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं, आप लोग बताते भी नहीं हो। सिग्मा पीजेड 2 अब हुआ 14, ये हो गए 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर O2 में फिल करते तो सिग्मा पीजेड पहले करना पड़ता। 10 माइनस 4 कितना आ गया? 3। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इस मॉलिक्यूल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में? बोलो। नो सर। तो दिस मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अब मुझे बताओ, N2 डायमैग्नेटिक है। अब देखो कभी ऐसे पूछ ले N2 N2 प्लस N2 माइनस, तो इसमें किसी एक का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर लो, किसी एक का मतलब न्यूट्रल वाले का। अब आपसे पूछ लिया गया कि N2 प्लस और N2 माइनस में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, तो ध्यान देना। N2 प्लस का मतलब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, N2 प्लस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 13 बचे बच्चों। यस सर। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आउटर मोस्ट शेल से जाएगा, तो बताओ किस ऑर्बिटल से जाएगा? सर पीजेड सिग्मा पीजेड से। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। 1। तो बताओ अगर आप N2 से N2 प्लस जा रहे हो तो ये डायमैग्नेटिक से क्या हो रहा है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ही रहेगा? पैरामैग्नेटिक। देखो कितनी जल्दी आ गया, आपने सिर्फ N2 का किया। अब N2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर N2 से N2 माइनस जाओगे तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा? N2 पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा फील्ड है ना। इसके बाद एक ही तो भरना है। जब एक भरोगे तो इसके बाद किसका नंबर आता है? पाई स्टार वाले का। तो इसमें पाई स्टार पी एक्स होता है इक्वल टू पाई स्टार पी वाई। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और N2 माइनस में ये ऑर्डर भी थोड़ा रिवर्स करना पड़ता, नहीं ठीक है। सो यहाँ पर एक अनपेड आ गया, तो N2 से N2 माइनस जाओगे तो फिर से क्या हो रहा है? पैरामैग्नेटिक। और एक बात तो आपको पता ही होगी, अगर इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाले जाए N2 माइनस, ये तो 3 आया है, इसमें 2.5 आएगा, इसमें 2.5 आ जाएगा। और ऐसे में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेते हैं, याद है? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो तो सबसे स्टेबल होगा। इसके बाद कैसे करोगे स्टेबिलिटी में? तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने पड़ेंगे आपको, जिसमें स्टार एंटी बॉन्डिंग के कम हो। हाँ, जिसमें एंटी बॉन्डिंग की कम हो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्डिंग नहीं देखना है, एंटी बॉन्डिंग देखना है। तो जब करोगे तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के कम होंगे
और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। देखो ना, N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ही तो जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो N2 प्लस और N2 माइनस ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इसमें। जैसे कि याद करो कि लिथियम वाला क्वेश्चन कराया था, Li2 प्लस और Li2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, Li2 का 1 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 0.5, इसका कितना था 0.5। ये आप निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके, ज़्यादा ट्रिक मत अप्लाई करना, नहीं आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसमें देखोगे आप, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके देखोगे तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा आएंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लिया करो। अच्छा बच्चों बताओ जरा मुझे, KO2 पैरामेटिक है डायमेटिक है? पैरामेटिक। इसको ऐसे तोड़ के देख लेना, K प्लस और O2 माइनस में, तो O2 माइनस जो है पैरामेटिक है। कैसे पैरामेटिक है, उसके लिए आप O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन याद रखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसके बाद इसमें क्या भरते थे हम लोग, सिग्मा पीजेड, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है, नो मिक्सिंग। 14 से आगे नो मिक्सिंग, तो सिग्मा पीजेड, फिर पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई, यहाँ पर 2 और 2 आ गए, फिर पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, यहाँ पर एक अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, अंडर रूट n+2, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 में 2 अनपेयर्ड हैं। अब बताओ मुझे O2 माइनस में कितने अनपेयर्ड होंगे? 0। अरे 2 अनपेयर्ड थे, एक ही 1 इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज किया आपने, तो 1 अनपेयर्ड होगा। अच्छा O2 प्लस में कितने अनपेयर्ड होंगे? 1 1 तो O2 माइनस और O2 प्लस का मैग्नेटिक बिहेवियर सेम होगा, दोनों पैरामेटिक हैं बट दोनों में एक अनपेयर्ड है। O2 माइनस में कितने अनपेयर्ड होंगे? 0। जीरो। वेरी गुड, 0। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको समझ में आ गया सारा। देखो कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, O2 PTF6 बताइए ये मॉलिक्यूल पैरामेटिक है डायमेटिक है? अब आप कहोगे तो ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, बट जब इस तरह मॉलिक्यूल लिखा होता है तो ये समझो सॉल्ट है, ये जो पूरा ऐड है O2 इसके साथ अटैच्ड है, ध्यान रखना ये O2 इसके साथ अटैच्ड है ऐसे। तो हर सॉल्ट में पहला पोर्शन क्या होता है, केटायन है एनायन? बताओ, सॉल्ट में पहला पार्ट क्या होता है, केटायन। तो ये या तो किस तरह टूटता है, O2 प्लस और PTF6 माइनस में। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, जेई में आ चुके हैं। अब ये O2 प्लस बन गया, O2 प्लस अभी क्या बताया आपने, पैरामेटिक बताया था ना आपने, एक अनपेयर्ड है, तो ये पैरामेटिक है, हो गया आंसर। एक दो एक्सेप्शन ऐसे हो जाते हैं, एक्सेप्शन नहीं है तो ये 12th में मॉलिक्यूल है, लेकिन एक केमिकल बॉन्डिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो बहुत फेमस है ही, आप जानते ही हो, O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस और O2 में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसमें सब कुछ पूछा जा सकता है। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर तो निकालोगे बहुत जल्दी से, या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके निकाल दो, या फिर 14 से आगे मैंने रूल बता रखा है ना, 10-4 डिवाइड बाई कर दो, अगर 14 है तो, 15 है तो 10-5 डिवाइड बाई कर दो। समझ आया बच्चों?
Yes, sir. बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आएगा? क्या होता है O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं O2 प्लस में? 15। 0.5 15। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 17। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे टोटल कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 के लिए क्या रूल लगाया था हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर का? 10 माइनस 5 minus डिवाइड 5 बाई 2। 10 बॉन्डिंग के 5 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ये आपको कितना आ गया? 0.5. 2.5, 1.5, 1.0 और 2। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी? O2 माइनस की, O2 माइनस की, Plus. फिर O2 की और फिर O2 प्लस की। सबसे लास्ट में O2 प्लस की होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी O2 प्लस की। ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि NO प्लस CO Cl माइनस एंड NO which has different bond order than N N2। वेरी गुड। देखो बच्चों ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। 7 प्लस 8, 15 में गया 14। ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स और ये 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका तो 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, और इन सभी का 3 आ जाएगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर, 3 3 3। आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताओ। ICl2 माइनस सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं? 8. सेंट्रल एटम में क्या करते हो इतने? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर मैंने पूछा सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं? बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर। सर 3. 3 वेरी गुड। अच्छा बताओ मुझे, FCl3 विल एग्जिस्ट और नॉट? No sir सभी लोग एग्री कर रहे हो? exist कैसे? FCl3 में सेंट्रल एटम क्या है? फ्लोरीन. फ्लोरीन। फ्लोरीन किस पीरियड को बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड को या थर्ड पीरियड को? सेकेंड। सेकेंड पीरियड का मतलब क्या होता है? ये बताया था मैंने आपको लुईस डॉ स्ट्रक्चर में। सेकेंड पीरियड का मतलब जिसके पास 2s हो और 2p हो, n = 2 होता है ना सेकेंड पीरियड के लिए।
तो 2s 2p, 2s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होते हैं। फ्लोरीन के आटोम्स में 7 होते हैं, 3 क्लोरीन से शेयर कर लिया, कितने हो गए 10। क्या फ्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कभी? नेवर। तो FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। समझे नहीं समझे? देखो ये इसको भूल गए। सेकेंड पीरियड के बाद ही एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराया था मैंने, PCl5 और NCl5 में कौन एग्जिस्ट करता है? PCl5। PCl5। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें आंसर भी क्या लिख सकते हैं? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन जो थर्ड पेयर होते हैं उनके पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है खाली। तो इसलिए वो अपने ऑक्टेट को स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है, बताइए इसमें। So NCl5 does not exist, FCl3 does not exist. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, AlCl3 से AlCl4 माइनस चले गए तो हाइब्रिडाइजेशन AlCl4 माइनस, तो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होगा? ये sp2 है, ये sp3 हो रहा है, 120 से 109 के आसपास हो जाएगा। BH3 से B2S6 चले गए तो क्या हाइब्रिडेशन चेंज होगा? ये sp2 है, ये sp3 हो जाएगा। इसको तो मैंने अच्छे से बनाया था, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको। और इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं ऊपर नीचे, वीडियो में समझाया था। इस तरह के मॉलिक्यूल भी बता दिए मैंने। केमिकल बॉन्डिंग में तो शायद ही कुछ छूटा हो। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के क्वेश्चंस, जब याद करो मैंने एक क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल कंपेयर किया था, NO2 माइनस, NO2 और NO2 प्लस में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन। तो याद है इन तीनों में sp2 है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर। इसमें N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और इस पे प्लस चार्ज। तो ये sp2 है, तीनों में sp2 नहीं है बच्चों, sp2 और ये sp है, तो सबसे ज़्यादा तो NO2 प्लस हो गया। इसके बाद मैंने किसका ऑर्डर बताया था बॉन्ड एंगल में, बताओ, याद है किसी को? NO2, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है और यहाँ पे लोन पेयर रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, तो इसलिए लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा कम हो जाएगा। द आंसर इज NO2 एंड देन NO2 प्लस। वेरी गुड। समझे? कोई डाउट आप लोगों को अलग से पूछना हो तो बताओ। सर यही बता दो एक बार दोबारा। पहले बताओ मुझे, जो मैंने ये ज्योमेट्री बनाई ये क्लियर है इतना? अच्छा एक बात और बतानी थी मुझे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पे तरह काउंट करना है अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एटम पे है जो सेकेंड पेयर को बिलोंग करता है, लेकिन यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड पेयर के एलिमेंट में होता तो उसको काउंट नहीं करते हाइब्रिडेशन में। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको पहले, जैसे ClO2 है, ClO2 जब बनाओगे तो Cl के आटोम्स में 7 होते हैं, साथ में डबल बॉन्ड O और फिर इसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर एक लोन पेयर और एक अनपेयर। पता है इस अनपेयर को यहाँ पे काउंट नहीं करते क्योंकि ये अनपेयर d ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, उसमें इधर उधर घूमता रहता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन तो क्या है, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर sp2 है, लेकिन यहाँ पे देखो सिग्मा सिग्मा और अनपेयर, मैंने इसको काउंट कर लिया तो sp2 यहाँ पे आया।
वैसे यहाँ पे sp3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 3D में है, तो 3D में है तो ये डीलोकलाइज रहता है। डीलोकलाइज मतलब इधर उधर घूमता रहता है, तो ये sp2 है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन में काउंट हुआ है पहली बात तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे sp2 क्यों है। जिसने बोला कि दोबारा बता दो, ये sp2 है, बोलो सर यस या नो। सर क्योंकि ये अनपेयर्ड है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए। ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे काउंट हो रहा है। जब वो सेकेंड पेयर के एलिमेंट पे है तो काउंट हो रहा है, लेकिन थर्ड पेयर के एलिमेंट में काउंट नहीं होता अनपेयर्ड। बस मैंने ये बात बताई है। समझ गया समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे sp2 हो गया। अब बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन से। तो यहाँ पे लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड पेयर दोनों पास आएंगे। अब बताओ लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेगा या एक अनपेयर ज़्यादा रिपेल करेगा? लोन पेयर। लोन पेयर। तो यहाँ ज़्यादा कम हुआ, ये थोड़ा कम कम हुआ, और इसके बाद ये तो लीनियर था ही। लीनियर। वेरी गुड, और बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं ClO2 और ClO2 माइनस में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्या बताओगे आंसर? बोलो। अब ये कर सकते हो आप क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी बताओ। ClO2। ClO2। क्योंकि इसमें sp2 है, इसमें sp3 है, राइट? यस सर। हाँ, बिल्कुल सही। देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये थर्ड पेयर के एलिमेंट है, ऑक्टेट को स्पेंड कर सकता है, इसलिए आराम से बनाओ इसको लोन पेयर और एक अनपेयर। यहाँ पे अनपेयर तो काउंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अच्छा नेगेटिव चार्ज है तो मैंने एक O पे नेगेटिव लगा दिया, और देखो दो लोन पेयर हो गए, तो ये तो sp3 हो गया, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया।